हाय एवरीवन, आई लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 का लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो आज आपके लैंग्वेज के एक्सरसाइजेज में 3 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा कैसे आप किसी वर्ड का वर्ब फॉर्म को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड वन इज कि कैसे आप डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं इन अ डिफरेंट वे, इन अ स्पेशल वे। तो एक स्पेशल यूसेज जो है आप सीखेंगे आज डेफिनेट आर्टिकल द का। एंड थर्ड, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो मुहावरे की तरह होते हैं, जिनका लिटरल मीनिंग अगर आप लेंगे तो इट विल नॉट मैच जो इसका एक्चुअल मीनिंग है। तो जब भी हम कुछ कहते हैं उसका जो मीनिंग है वो वेल अंडरस्टूड होता है। ये बेसिकली इसी कल्चर का एक पार्ट बन जाता है ऐसे एक्सप्रेशंस। तो उन एक्सप्रेशन को हम आज देखेंगे। पार्ट 1, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन government which are formed from the corresponding verbs form govern by suffixing ion or ation or ment. There may be a change in the spelling of some verb noun pairs. तो verb noun pairs के spelling में कुछ difference हो सकते हैं। So basically अगर ation या ion लगाना है, so जैसे form में आपने ation लगाया है, govern में ment आपने लगाया, बट कुछ ऐसे cases हो सकते हैं जिसमें थोड़ी सी spelling में changes आए, जैसे rebel का rebellion। सो रिबेल इज अ वर्ब, ion आपका सफिक्स लगा एंड इसमें एक स्पेलिंग चेंज क्या होगी, आपने एक एडिशनल l यहाँ पे लगा दिया। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, आपने e को ड्रॉप कर दिया। सो e गेट्स ड्रॉप्ड, -e हो रहा है यहाँ पे एंड फिर वर्ड बन रहा है आपका नाउन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ज्यादा आपको इंट्यूटिवली आ जाएगा जब आप जैसे जैसे इसको देखेंगे। मेन चीज आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर आप दो वर्ड्स को देखें, रिबेल और रिबेलियन, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि रिबेलियन जो है नाउन फॉर्म है, रिबेल जो है वर्ब फॉर्म है। एंड इसका इजी तरीका ये होता है कि वर्ब फॉर्म को आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड देन द अदर वन वुड बी योर नाउन फॉर्म। सो व्हाट इज द अदर जो आपके इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है। सो वी हैव इलेक्ट एंड इलेक्शन। सो इलेक्ट और इलेक्शन में वी हैव ion, देन इनॉग्रेशन, सो इनॉग्रेट करना एंड इनॉग्रेशन। सो इसमें इट इज समथिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी ई ड्रॉप हुआ है। देन यू हैव ऑप्रेस एंड ऑपरेशन। सो ऑप्रेस वर्ब हो गया, ऑपरेशन नाउन हो गया एंड यहाँ पे ion ऐड हो रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो चेंज इन स्पेलिंग, बट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। सो ऑप्रेस जब आप बोलते हो तो डबल एस का साउंड स साउंड होता है, बट जैसे आप ion लगाते हैं ऑपरेशन बोलते हैं तो श साउंड हो जाता है। सो नॉर्मली इवन इफ स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है, बट हाउ यू प्रोनाउंस इट उसमें डिफरेंस आ सकता है। देन यू हैव पोजेस एंड पोजेशन, वेरी सिमिलर टू ऑपरेस एंड ऑपरेशन। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो है इमेंसिपेट, इमेंसिपेशन, डिप्राइव, डेप्रीवेशन। और डिप्राइव और डेप्रीवेशन में क्या हो रहा है, यू कैन सी कि ation लग रहा है ई को ड्रॉप करने के बाद। तो यहाँ पे ation लग रहा है एंड ई ड्रॉप हो रहा है, सो डेप्रीवेशन। बट यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चेंज हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। सो यू से डिप्राइव एंड आप यहाँ पे बोलते हो डेप्रीवेशन। सो डी एंड डे का डिफरेंस आ रहा है एंड इस तरह का डिफरेंसेस आप नोटिस करेंगे एज यू सी न्यू वर्ड्स। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आदत लग जाएगी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के। देन यू हैव डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन, वेरी सिमिलर, ई ड्रॉप हो रहा है एंड ion लग रहा है। देन यू हैव रिलेट, रिलेशन, कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंशन। सो कॉम्प्रिहेंड और कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो यू वुड से कि यहाँ पे ion लग रहा है बट जो d है आपका इट इज कन्वर्टिंग टू s एंड देन यू आर एडिंग एन ion। सो दिस इज कॉम्प्रिहेंशन। एंड फॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। MENT के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो अचीव, अचीवमेंट, गवर्न, गवर्नमेंट एंड देन आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू, नाउ इफ यू सी अचीव में ई ड्रॉप नहीं हुआ बट आर्ग्यूमेंट में ई ड्रॉप हो गया। सो देयर इज नो सेट रूल कि इस तरह से ही वर्ड फॉर्मेशंस होंगे। नाउ रादर देन ट्राइंग टू लर्न कि इसके पीछे क्या रूल्स थे, इट्स ईजियर कि हम इनको नोटिस करते जाए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत लग जाएगी कि हाँ आर्ग्यूमेंट में ई स्पेशली नहीं आता है। Alright. Question 2. Read the paragraph below. Fill in the blanks with the noun forms of the verbs in brackets. So अब आपको पिछले पार्ट में जो आपने सीखा है कैसे आप नाउन फॉर्म बनाते हैं, आपको हिंट में verbs दिए गए हैं, उसका नाउन फॉर्म बना के वहां पे लिखना है। So Martin Luther King's dash a word जो आपको contribute से फॉर्म करना है, so it will be contribute का हो जाएगा contribution.
सो क्वाइट सिंपल, यहाँ पे ई हट गया एंड ION लग गया। टू आ हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द डैश ऑफ रोजा पार्क्स। सो असिस्ट है। नाउ असिस्ट का अगर आप नाउन फॉर्म बनाएंगे तो ANCE लगेगा, तो ये दिस इज लिटिल डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सीन ION और MENT फॉर्म। सो असिस्टेंस। नाउ असिस्टेंस जैसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेजिस्ट का हम यहाँ पे देखेंगे, इट विल बी रेजिस्टेंस। एक बहुत ही डिफरेंट, वेरी सिमिलर टू दिस बट थोड़ा डिफरेंट वे में वर्ड फॉर्म होता है। दैट मीन्स टू से सफिक्स इज ANCE बट उसमें स्पेलिंग चेंजेस बहुत होते हैं, तो दैट इज अ वर्ड कॉल्ड रेजोनेट। रेजोनेट का हो जाता है रेजोनेंस। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ANCE इज द सफिक्स बट यहाँ पे ATE को कंप्लीटली उसने रिप्लेस कर दिया। देन आगे पढ़ते हैं। A seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean dash subjugate. So subjugate का हो जाएगा subjugation. Subjugation and humiliate. So इसका हो जाएगा humiliation. By the police and the legal system. Beatings dash. So imprison का हो जाएगा imprisonment. Imprisonment. So ये MENT नाउन फॉर्म है। एंड द लास्ट वी हैव सीन, यहाँ पे एक वर्ड है MENT जिससे नाउन बन सकता है, दैट इज कन्फाइन। सो इफ यू सी कन्फाइन, कन्फाइन का नाउन फॉर्म होता है कन्फाइनमेंट, और ये बहुत सिमिलर है इम्प्रिजन से, बिकॉज दोनों का मीनिंग भी बहुत सिमिलर है कि कैद में रखना, तो दोनों में MENT फॉर्म लग रहा है। पार्ट 2, यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विथ नेम्स। सो यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था कि डेफिनेट आर्टिकल का एक स्पेशल यूसेज बताया जाएगा, तो द का इस्तेमाल नेम्स के साथ कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि हम नॉर्मली किसी भी नेम के साथ, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम राहुल है तो हम नहीं कहते द राहुल, तो हम उसके नाम के आगे डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो ये अलाउड नहीं है, बट इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन जैसे ये, नॉर डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली अकर इन द प्लूरल्स। तो दो चीजें हैं, एक ये है कि आप प्रॉपर नाउन को के साथ द नहीं लगाते हैं, और प्रॉपर नाउन जो है यूजुअली इज द वर्ड, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट यूजुअली आप उनको प्लूरल में यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप राहुल्स नहीं बोलते हैं, you never make plural of a proper noun. We do not say the Nelson Mandela or Nelson Mandela. So exactly same example आपको दिया गया है, आप the Nelson Mandela नहीं कहते या Nelson Mandelas नहीं कहते हैं। But now look at this sentence from the text. But अब आप इस sentence को पढ़िए। The decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambos and the Walter Sisselus of our time. तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिल रही है, एक the का इस्तेमाल किया जा रहा है नेम्स के आगे, एंड उन नेम का जो है प्लूरल फॉर्म यूज किया है। तो टैम्बोज दैट इज अ प्लूरल फॉर्म, ओलिवर टैम्बो एक पर्सन का नाम है एंड एस लगा दिया गया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे वॉल्टर सिसुलू इज द नेम ऑफ द पर्सन, तो वॉल्टर सिसुलूस इज द प्लूरल फॉर्म और वहाँ पे द भी लग गया है। सो आप सेम चीजें नोटिस करें ऑफ आवर टाइम। Used in this way with the and or in the plural, a proper noun carries a special meaning. For example, what do you think the names above mean? Choose the right answer. For example, Oliver Tambo, Walter Sisulu. B. Many other men like Oliver Tambo, Walter Sisulu. Many men of their type or kind whose names may not be as well known. So, अगर आपको याद होगा तो नेल्सन मंडेला को सब जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनसे पहले आए या उस जमाने में थे जिन्होंने इस अपार्थीड के खिलाफ बहुत सारे स्ट्रगल किए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो लोग भगत सिंह को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, बट देयर वर देयर वर काउंटलेस मैन जो उनके साथ चले, उनके लिए बहुत सारे मोर्चे निकाले, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे गाँव में, तो उनको हम याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि वॉल्टर सिसुलूज और ओलिवर टैम्बोस को प्रोड्यूस किया, बनाया, तो यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं कि इनको बनाया, हम कह रहे हैं कि इनके जैसे लोगों को बनाया। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, द पीपल लाइक हिम। तो व्हेन यू डू दैट, तो जब आप
ऐसे एस लगाते हैं किसी के सामने तो इसका मतलब होता है कि इन तरह के लोगों के साथ। तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे लोग। सो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी बी, मेनी अदर men like Oliver Tambo, Walter Sisulu. Here are some more examples of the use with proper names. Try to say what these sentences mean. You may consult a dictionary or look at the entry for the. So ये आपके लिए सेल्फ एक्सरसाइज है। आप डिक्शनरी में जाइए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए the के एंट्री के नीचे क्या मीनिंग लिखे गए हैं। But let's see the examples. Mr. Singh regularly invites the Amitabh Bachchans and the Shah Rukh Khans to his parties. So Mr. Singh regularly इनवाइट करते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोगों को अपनी पार्टी में। तो व्हेन यू से कि द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नाम है इसको एज अ कलेक्टिव यूज किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो अमिताभ बच्चन जैसे हैं, बहुत सारे लोग जो शाहरुख खान जैसे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान किसको डिनोट कर सकते हैं? फिल्म स्टार्स को डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ लिखते रेगुलरली इनवाइट्स अमिताभ बच्चन टू हिज पार्टीज तो भी इनफ था। बट शायद इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि वो पुराने और नए दोनों फिल्म स्टार्स को इन्वाइट करते हैं। सो अमिताभ बच्चन लेट्स से 70s 80s एरा के फिल्म स्टार्स को डिनोट किया जा रहा है एंड शाहरुख खान मतलब 90s एंड बियॉन्ड के फिल्म स्टार्स को डिनोट किया जा रहा है। तो आप इस तरह से नाम के आगे एस लगा के आप उनको कलेक्टिवली जिस चीज से आप बोलना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स लता मंगेशकर टू हिज पार्टीज, मतलब लता मंगेशकर ने एकदम हाई लेवल म्यूजिशियंस या हाई लेवल सिंगर्स को वो बुलाते हैं। तो इस तरह से आप एस लगा के मीनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इशू हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द बच्चन्स, अगर मैं अमिताभ नहीं लिखता, इफ मैं लिखता द बच्चन्स, सो द बच्चन्स का मतलब हो जाएगा बच्चन परिवार। तो ये हो जाएगा फैमिली, ये फैमिली को डिनोट करेगा। इसका मतलब वो अमिताभ बच्चन की फैमिली को इनवाइट करते रहते हैं। अगर मैं कहूँ खान, द खान्स, नाउ बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी होता है। अगर मैं बच्चन्स बोलूँ, द शर्माज बोलूँ, तो लोगों को क्लियरली पता होता है कि हम फैमिली की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में द खान्स बोलें तो मोर और लेस द खान्स को हम यूज करते हैं, स्पेशली शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऐसे जो सुपरस्टार थे अपने टाइम के। सारी मूवी से विनी की आ रही थी, ये डोमिनेट कर रहे थे बॉक्स ऑफिस को। तो खान्स बोल के ये तीनों को एज अ कलेक्टिव लिया जाता था। तो यहाँ पे द खान्स का मतलब खान फैमिली नहीं है। सो इट वुड बी मीनिंग कि ये तीन इंडिविजुअल लेट्स से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्चुअल भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का क्लियरली मीनिंग है कि जो भी फिल्म स्टार्स है शाहरुख खान जैसे। Many people think that माधुरी दीक्षित is the मधुबाला of our times. बहुत इंटरेस्टिंग यूसेज है, वेरी सिमिलर जो हमने पिछली बार देखा कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित हमारे समय की मधुबाला है। नाउ द मधुबाला जैसे ही बोला गया, इसका मतलब हम कह रहे हैं वो मधुबाला नहीं है, वो मधुबाला जैसी हैं। शी इज लाइक मधुबाला। एंड जो भी क्वालिटीज हम मधुबाला जी से रिलेट करते हैं, सो मधुबाला जी से हम क्या क्वालिटीज रिलेट करते हैं? हम कहते हैं कि वो अपने समय से आगे थी, हम कहते हैं कि वो अपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, या हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती थी अपनी मूवीज़ में। हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करती थी, बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे सबको पसंद थी। तो देयर कुड बी एनीथिंग जो हम मधुबाला जी को जिस रीज़न से जानते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, वो ही क्वालिटीज़ माधुरी दीक्षित में। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि वी आर स्पेसिफिकली सेइंग कि मधुबाला के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम माधुरी दीक्षित में है मानते हैं। History is not only the story of the Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, but of ordinary people as well. तो हिस्ट्री सिर्फ अलेक्जेंडर्स, सिकंदरों की, नेपोलियंस की या हिटलरों की कहानी नहीं है, बट आम लोगों की कहानी भी है। सो यहाँ पे हम अलेक्जेंडर्स जब बोल रहे तो सिमिलर टू एग्जाम्पल 1 हम कह रहे हैं अलेक्जेंडर जैसे ऐसे वॉरियर्स या ऐसे कॉन्करर्स जो आए जिन्होंने बैटल दर बैटल जीतते गए, जो इस तरह के लोग। नेपोलियंस सिमिलर हुए, या हिटलर्स फॉर एग्जांपल ऐसे डिक्टेटर्स जो हिस्ट्री में आए हैं। तो यू कैन से कि यू आर ट्राइंग टू से कि ये डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह द कलेक्टिव। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल में क्या यूज हो रहा है, हम एक कलेक्टिवली उनको बोल रहे हैं एज अ कलेक्टिव। Third, idiomatic expressions. Match the italicized phrases in column A with the phrase nearest in meaning in column B. Now, आपको क्या करना है, कुछ italicized phrases दिए गए हैं एंड उनकी मीनिंग आपको कॉलम बी में ढूंढनी है। एंड ये जो italicized phrases हैं ये idiomatic expressions हैं। So let's try.
I was not unmindful of the fact. So not unmindful मतलब had not forgotten या I am aware of the fact. When my comrades and I were pushed to our limits. So limits तक पुश करने का मतलब क्या होता है कि हम एकदम हद तक आ चुके थे, सहनशीलता की हद तक आ चुके थे. So pushed by the guards to the wall, ये मतलब नहीं है, ये बहुत ही लिटरल मीनिंग हो गया कि एकदम पुश कर दिए गए वॉल के अगेंस्ट. ये बहुत लिटरल मीनिंग है. दिस इज नॉट द राइट आंसर. टुक मोर देन अ शेयर ऑफ बीटिंग्स नहीं, फेल्ट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग्स एनी लॉन्गर. तो ऐसा लग रहा था कि हम इससे ज़्यादा अब सह नहीं पाएंगे. दैट इज वॉट यू से, कि हमें हद तक पुश कर दिया गया था. सो दिस इज द राइट आंसर. टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. कीप समवन गोइंग, कीप मी गोइंग, इसका मतलब होता है कि चलती रहे, जिसको कहते हैं ना कि आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बट कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा होप दे रही है, ऐसी आशा दे रही है कि आप जो है फिर भी उन कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ते जाएं. दैट्स कॉल्ड कीप गोइंग. सो दैट इज द सेकेंड वन. हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप. नाउ अर्निंग माई कीप, अर्निंग समवन्स कीप, अर्निंग हिज कीप, अर्निंग हर कीप, इसका मतलब ये होता है कि इतना कमा लेना कि जिंदा रह सको, या उसकी गुजारा चलता रहे. इतना कमा लेना कि गुजारा हो रहा है, 2 वक्त की रोटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज समथिंग. अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन. कीपिंग वॉट आई अर्न का ये मतलब नहीं है. ये जो कीप का मतलब ये नहीं है कि यू आर कीपिंग व्हाट यू हैव अर्न. गेटिंग अ गुड सैलरी, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जब आप गुड सैलरी, अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है तो आप बेसिक नीड्स के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं. आपके पास नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आपके पास म्यूजिक सीडीज होती हैं, आप घूमने के लिए जाते हैं. सो दैट इज नॉट अर्निंग योर कीप, दैट इज हैविंग अ गुड सैलरी. बट हैविंग इनफ मनी कि आपका गुजारा हो सके, दैट इज अर्निंग योर कीप. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के स्पीकिंग राइटिंग के एक्सरसाइज के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.